दोस्तों आदाब, एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम में आपकी बहुत बहुत खुशामदीद। आज है 9 अगस्त 2026 और आज की सुर्खियां ये रही। ट्रम्प ने बदली चाल, ईरान ने बिछाया जाल, अब किसका होगा कमाल। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की शर्त, अमेरिका के माथे पर सवाल। एटम पर नेतन्याहू अड़ा, क्या फिर मचेगा बवाल। हूथी गरजे, लेबनान सुलगा, चारों तरफ युद्ध का जाल। सीजफायर के पीछे क्या है राज, कौन चलेगा अगली चाल। जंग रुकेगी या ज्वाला भड़केगी, अब होगा किसका फैसला और किसका कमाल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मैं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बातें दुनिया की। सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव को लेकर है। अमेरिका से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करने की अपनी पुरानी शर्त से पीछे हट सकते हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देता है तो ट्रंप मौजूदा सीजफायर को जारी रखने और ईरान के खिलाफ अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी हटाने पर राजी हो सकते हैं। यानी शुरुआत में अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म करे या उस पर ऐसी पाबंदी लगाए कि वो परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे न बढ़ सके। लेकिन अब सामने आई रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अमेरिका की प्राथमिकता बदलती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप अपने करीबियों से कह चुके हैं कि ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले के बाद उसके लिए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को दोबारा उसी स्तर पर शुरू करना मुश्किल होगा। अगर ईरान के एटमी प्रोग्राम में कोई बड़ी बढ़ोतरी दिखाई नहीं देती और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाता तो अमेरिका मौजूदा सीजफायर को जारी रख सकता है और अपनी समुद्री नाकाबंदी हटा सकता है। अब सवाल ये कि अगर ऐसा होता तो इसे किसकी जीत मानी जाएगी। अमेरिका शायद इसे अपनी जीत बताएगा। वो कह सकता है कि उसके मिलिट्री मकसद पूरे हो गए, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने के लिए ईरान को मजबूर किया गया। लेकिन ईरान इसे अपनी कामयाबी बता सकता है क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज उसकी शर्तों पर खुलेगा। यानी अमेरिका अगर न्यूक्लियर डील कराए बिना सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने के बदले जंग खत्म करने पर राजी होता है तो सवाल उठेगा कि आखिर किसने अपनी शर्त मनवाई और किसे पीछे हटना पड़ा। हालांकि अभी यह सिर्फ अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से आई रिपोर्ट है, इसे आखिरी फैसला नहीं माना जा सकता। हालात कभी भी बदल सकते हैं। इसी बीच ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अपनी शर्तें साफ कर दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के मुताबिक ओमान के साथ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में नए समुद्री रास्ते को लेकर बातचीत अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि सिर्फ ओमान के साथ समझौता हो जाने से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। पहले अमेरिका को ईरान की दूसरी शर्तें माननी होंगी, उसके बाद ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने का फैसला होगा। यानी गेंद अभी पूरी तरह अमेरिका के पाले में भी नहीं है और ईरान के पाले में भी नहीं। दोनों अपने अपने पत्ते लेकर बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप जंग रोकना चाहते हैं लेकिन नेतन्याहू पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ टकराव खत्म करने का रास्ता तलाशते दिखाई दे रहे, वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बेहद सख्त रुख अपना रहे हैं। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते हुए उन्हें अमेरिका में इजराइल का सबसे बड़ा दोस्त बताया है, लेकिन साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि जब तक वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल के वजूद का मामला किसी बातचीत या समझौते का हिस्सा नहीं बन सकता। यानी अगर ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर को आगे बढ़ाकर इस टकराव से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं तो नेतन्याहू अब भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने की अपनी मांग पर खड़े हैं। यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर अमेरिका जंग रोकने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन इजराइल ईरान के खिलाफ अगली कार्रवाई की तैयारी करता है तो क्या ट्रंप और नेतन्याहू के बीच इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ सकते हैं। क्या अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाकर इस टकराव से बाहर निकलना चाहेगा और इजराइल आगे ईरान के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। ये आने वाले दिनों में देखने वाली सबसे अहम बात होगी। दोस्तों, बात करते हैं ईरान के अंदर की एक बेहद अहम मुलाकात की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई से मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस मुलाकात में देश के अहम मसलों
मौजूदा हालात और आगे की डिफेंस स्ट्रेटेजी पर बातचीत हुई है। ईरानी लीडर के कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े मुद्दों, देश के मौजूदा हालात, पैसों के इंतजाम और ऊर्जा के इस्तेमाल जैसे मामलों पर भी बात हुई है। ईरान के मुताबिक सुप्रीम लीडर अभी भी देश के बड़े फैसलों, खासकर डिफेंस और मौजूदा जंग से जुड़े मामलों में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया में उनकी सेहत और उनकी मौजूदगी को लेकर लगातार अलग अलग रिपोर्ट सामने आती रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी कुछ कथित फुटेज भी वायरल हुई, जिनको लेकर सवाल उठे हैं कि कहीं ये एआई से बनाई गई तस्वीरें या वीडियो तो नहीं है। ईरानी पक्ष की तरफ से साफ इशारा दिया गया है कि सुप्रीम लीडर की और फुटेज सामने लाई जा सकती है ताकि उनकी मौजूदगी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया जा सके। यानी ईरान एक तरफ मैदान में अमेरिका और इजराइल से टकरा रहा है और दूसरी तरफ अपने सुप्रीम लीडर की सक्रियता को लेकर भी दुनिया को संदेश देने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अब आते हैं यमन और लेबनान से जुड़ी बेहद अहम खबर पर। यमन के हूती आंदोलन ने आज एक बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक बंदरगाह को निशाना बनाया गया और इस हमले में कई लोगों के मारे जाने और बड़ी संख्या में लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले की पूरी जानकारी अलग से सामने आएगी, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि हाल ही में तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच डिफेंस पैक्ट सामने आया है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हूती किसी बड़े संभावित ग्राउंड अटैक को पहले से रोकने की कोशिश कर रहा है। हूती पहले भी कह चुका है कि उसे जानकारी है कि सऊदी अरब की सहयोगी सेनाएं बड़े जमीनी हमले की तैयारी कर रही हैं। अगर ये दावा सही है तो आज के हमलों को उस संभावित कार्रवाई को कमजोर करने या पहले ही रोकने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में लेबनानी सेना की तरफ भी फायरिंग की है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया, लेकिन तनाव बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि लेबनानी सेना तुरंत इजराइल के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगी। हालात फिलहाल बेहद संवेदनशील है। इसी बीच लेबनान और इजराइल उन देशों के नाम शॉर्टलिस्ट करने पर भी काम कर रहे हैं जिन्हें हिजबुल्लाह के प्रभाव वाले इलाकों में भेजा जा सकता है। इन देशों की भूमिका ये देखना और तस्दीक करना होगी कि हिजबुल्लाह के हथियारों को हटाने और उसकी सैन्य ढांचों को खत्म करने की प्रक्रिया वास्तव में हो रही है या नहीं। यानी लेबनान में अब एक तरफ इजराइल और लेबनानी सेना के बीच तनाव, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के हथियारों और उसके प्रभाव वाले इलाकों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर तस्वीर ये कि एक तरफ अमेरिका ईरान के साथ जंग खत्म करने का रास्ता तलाशता दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को अपनी शर्तों से जोड़कर बैठा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह की ढील देने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति और सुप्रीम लीडर के बीच अहम बातचीत हुई है। यानी जंग का शोर भले कुछ जगहों पर कम होता दिखाई दे, लेकिन पूरे इलाके में तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में ये देखना बेहद अहम होगा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलता है या नहीं, अमेरिका सीजफायर को आगे बढ़ाता है या नहीं, और इजराइल ईरान के खिलाफ अगली कार्रवाई करता है या नहीं। सबसे पहले एक बात समझिए, इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार सिर्फ ईरान या अमेरिका या इजराइल नहीं है। असली चाबी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास है। क्योंकि अगर अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहता है तो वो अपनी पुरानी मांग पर कायम रह सकता था, लेकिन अगर अब अमेरिका की प्राथमिकता स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना बन रही तो इसका मतलब है कि जंग का सबसे बड़ा दबाव अब सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बल्कि ग्लोबल तेल और शिपिंग सप्लाई बन चुका है। और यहीं से पहला बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या अमेरिका ईरान को हरा नहीं पाया या फिर अमेरिका ने अपने लक्ष्य बदल दिए? शुरुआत में अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, लेकिन जंग लंबी चलती है तो सिर्फ मिसाइल और बम नहीं चलते, अर्थव्यवस्था भी लड़ती है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव का मतलब है तेल की सप्लाई पर खतरा, जहाजों की आवाजाही में परेशानी, इंश्योरेंस और शिपिंग लागत में बढ़ोतरी और दुनिया में तेल की कीमतों पर दबाव। यानी अमेरिका के सामने अब सिर्फ
यानी अमेरिका के सामने अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कितना कमजोर हुआ, सवाल ये भी है कि इस जंग को और कितना लंबा खींचना अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए फायदेमंद है। अगर अमेरिका ये मानता है कि ईरान के बड़े न्यूक्लियर ठिकानों को नुकसान पहुंच चुका है और ईरान तुरंत अपने पुराने स्तर पर वापस नहीं जा सकता, तो वाशिंगटन शायद ये सोचे कि अब जंग को लंबा खींचने के बजाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाकर बाहर निकलना ज्यादा बेहतर है। यही वजह है कि अगर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सही साबित होती है तो इसे अमेरिकी रणनीति में एक बड़ा बदलाव माना जाएगा। लेकिन ईरान को इससे क्या मिलेगा, यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, ये उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक है। अगर ईरान कहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसकी शर्तों पर खुलेगा और अमेरिका आखिरकार उन्हीं शर्तों को स्वीकार करता है, तो तेहरान इसे अपनी बड़ी राजनीतिक कामयाबी बताएगा। ईरान दुनिया को ये पैगाम दे सकता है, अमेरिका हमें अपनी शर्तों पर झुका नहीं सका, लेकिन ईरान के सामने भी खतरा है। अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बहुत ज्यादा समय तक बंद रखता है तो नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं होगा, तेल आयात करने वाले एशियाई देशों पर भी असर पड़ेगा, ग्लोबल मार्केट पर असर पड़ेगा और ईरान पर अंतरराष्ट्रीय यानी आलमी दबाव बढ़ सकता है। इसलिए ईरान के लिए सबसे समझदार रास्ता शायद यही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, लेकिन बदले में राजनीतिक और आर्थिक रियायतें हासिल करे, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हथियार की तरह इस्तेमाल करके बातचीत की मेज पर अपनी कीमत बढ़ाए। अब इस कहानी का सबसे खतरनाक हिस्सा सामने आता है। मान लीजिए ट्रंप कहते हैं सीज फायर जारी रहेगा, हॉर्मुज खुल गया, अब जंग खत्म, लेकिन नेतन्याहू कहते हैं नहीं, ईरान का न्यूक्लियर खतरा खत्म नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा? यही सवाल इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के लक्ष्य पूरी तरह एक जैसे नहीं है। अमेरिका के लिए एक समय के बाद युद्ध को खत्म करना, अपनी सेना को सुरक्षित रखना और क्षेत्रीय स्थिरता वापस लाना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इजराइल के लिए ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल, अगर ट्रंप पीछे हटना चाहते हैं और नेतन्याहू आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी को रोक पाएगा, या फिर अमेरिका कहेगा कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं लेकिन इजराइल अपने स्तर पर कार्रवाई करता रहे? अगर दूसरा रास्ता अपनाया गया तो सीज फायर बहुत कमजोर हो जाएगा। सबसे बड़ा खतरा जंग बंद होकर फिर शुरू न हो जाए, यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। मान लीजिए अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया, अमेरिका नाकाबंदी हट गई, सीज फायर जारी रहा, लेकिन कुछ महीने बाद इजराइल को खुफिया जानकारी मिलती है कि ईरान दोबारा यूरेनियम एनरिचमेंट बढ़ा रहा है, तब क्या होगा? और अगर क्या इजराइल दोबारा हमला करेगा? और अगर इजराइल हमला करता है तो क्या ईरान फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा? अगर ऐसा हुआ तो पूरी कहानी फिर वहीं लौट सकती है जहां से शुरू हुई थी, यानी असली चुनौती सीज फायर कराना नहीं बल्कि ऐसा समझौता बनाना है जो दोबारा जंग शुरू होने की वजह को खत्म कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।